इया और धर्म एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी, पर कुछ समय में ही यह दोस्ती प्यार में बदल गई। इसी प्यार का बीज इया की कोख में पल रहा था। इया कैथलिक क्रिश्चियन थी, जबकि धर्मदास उत्तर प्रदेश के साधारण ब्राह्मण परिवार से था। धर्म परीक्षा के बाद माँ के पास गांव गया। उसने माँ को इया के बारे में बताया और अपनी शादी का इरादा भी जताया। पर माँ यह सब सुनते ही आग बुबूला हो उठी। वे बोली, तुम्हें पता है कि हम ब्राह्मण हैं और ये गांव भी ब्राह्मणों का है। तुम्हारे पिता की यहाँ कितनी इज्जत थी। ऐसा कदम उठाने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ईसाई से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। इधर इहा के प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था। उसने धर्म को फ़ोन कर पूछा, तुम्हारी माँ ने क्या फ़ैसला लिया है? मैं अभी तक उन्हें मना नहीं सका हूँ, पर थोड़ा और समय दो मुझे। कोशिश कर रहा हूँ। पर तुमने कहा था कि ऐसा स्थिति में कोर्ट मैरिज कर लोगे। कहा तो था। माँ ने भी मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं। इस उम्र में उन्हें मझधार में छोड़ भी नहीं सकता हूँ। इया ने गुस्से में कहा, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और फ़ोन काट दिया। उसने मौसी को जब ये खबर दी तो उन्होंने कहा, तू बच्चे को जन्म देगी और मैं उसे पालने में तेरी पूरी मदद करूंगी। उसके बाद उसकी मौसी ने अपने भांजे जेम्स से इया की शादी करा दी। इया ने एक बच्चे को जन्म दिया। जेम्स ने बेटे का नाम डैनी रखा। अब उसके सामने समस्या थी डैनी की परवरिश की। डैनी इतना छोटा था कि उसे माँ की ज़रूरत थी। उसी समय इया को खबर मिली कि ट्रेनिंग के लिए उसे त्रिवेंद्रम के ही एक अस्पताल में रिपोर्ट करना है। इस खबर से सभी को राहत मिली, क्योंकि इया को कोई परेशानी नहीं होगी और उसकी ट्रेनिंग खत्म होते होते डैनी भी कुछ बड़ा हो जाएगा। फिर तो मौसी और माँ मिलकर उसकी देखभाल कर लेंगी। इधर धर्म को चेन्नई में दवा बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिली। धर्म की माँ उसे जल्द ही शादी करने पर जोर दे रही थी। उन्होंने एक लड़की भी देख रखी थी। लड़की सुंदर भी थी और अपनी बिरादरी की भी। उन्हें तो इया की शादी के बारे में सुन कर बहुत संतोष हुआ, क्योंकि धर्म उसके लिए उदास रहने लगा था। एक दिन वे बोली, बेटे, अब तो उस लड़की की शादी भी हो गई है। वह अपने परिवार में खुश है। तुम्हें उसको लेकर चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब अपनी गृहस्थी बसाने की सोचो। मुझे भी तो दादी बनने का शौक़ है। आखिर शादी तो करनी ही है तुझे एक न एक दिन। कुछ माह बाद धर्म की शादी अपनी जाति की एक लड़की सुधा से हुई। वह अपनी पत्नी और माँ के साथ चेन्नई में रहने लगा था। सुधा उस समय बीएड कर रही थी। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि जब तक सुधा की पढ़ाई समाप्त नहीं होती वह माँ नहीं बनेगी। 2 साल के बाद सुधा का बीएड भी हो गया। फिर एक दिन उसकी माँ बोली, जिंदगी भर पढ़ती ही रहोगी तो मैं दादी कब बनूंगी? माँ, घबराओ नहीं, उसके लिए अभी बहुत समय है। सुधा बीएड करने के बाद एक स्कूल में टीचर बनी। कुछ समय बाद जब दोनों बच्चे के लिए तैयार हुए तो सुधा का लगातार 2 बार मिसकैरेज हुआ और वह माँ न बन सकी। इस बीच 2 साल और बीत गए। एक दिन सुधा और धर्म दोनों डॉक्टर से मिलने गए तो डॉक्टर ने कहा, आप दोनों के कुछ टेस्ट करने होंगे। मेरे टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। सुधा के लिए जो भी टेस्ट जरूरी है आप करा लें। धर्म ने कहा, खराबी दोनों में से किसी को भी हो सकती है या फिर दोनों को भी। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर बोले, आप पहले सुधा के सभी टेस्ट करा लें, बाद में जरूरी हुआ तो मैं भी करा लूँगा। सुधा ने कहा, एक साथ दोनों के टेस्ट हो जाएंगे तो बेहतर है। कहीं आपके टेस्ट की ज़रूरत हुई तब बेवजह हम समय बर्बाद कर देंगे। मैंने कहा ना, ज़रूरत पड़ने पर मैं बाद में करा लूँगा। सुधा को धर्म की यह दलील अच्छी नहीं लगी थी, फिर भी वह चुप रह गई। सुधा के टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी। डॉक्टर ने बताया कि सुधा के गर्भाशय में कुछ ऐसी बीमारी थी कि वह माँ बनने में असक्षम है। सुधा के चेहरे पर घोर निराशा छा गई। डॉक्टर ने कहा, आपको इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों संतान के लिए आधुनिक तरीके अपना सकते हैं। कौन सा तरीका डॉक्टर? सुधा ने जिज्ञासा जाहिर करते हुए कहा, अगर आपके पति चाहें तो सरोगेसी मदर की मदद से आप बच्चा पा सकती हैं। आपके पति ने उस समय अपना टेस्ट नहीं करवाया था। बस आपके पति का एक टेस्ट कराना होगा। उम्मीद है नतीजा ठीक ही होगा। तब बच्चा किसी सरोगेसी मदर के गर्भ में पलेगा।
नहीं, मुझे ये तरीका ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर, अभी हम चलते हैं, बाद में ठीक से सोचकर फैसला लेंगे, धर्म ने कहा और दोनों डॉक्टर की क्लिनिक से निकल पड़े। रास्ते में धर्म ने सुधा से पूछा, आखिर सरोगेसी मदर से तुम्हें क्या परेशानी है? आपका अंश किसी गैर औरत की कोख में पले मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यह क्या दकियानूसी बात हुई? वह औरत हमारी मदद करेगी, हमें तो उसका कृतज्ञ होना चाहिए। जो भी हो, मुझे वह सौतन लगेगी। क्या पागलपन की बात कर रही हो? मेरा उससे कोई शारीरिक संबंध नहीं होगा, फिर भी मुझे मंजूर नहीं है। तब दूसरा एकमात्र रास्ता है कि हम किसी बच्चे को गोद ले लें, धर्म ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। हाँ, इस पर मैं सोचकर बता दूंगी। इधर जेम्स और इहा दोनों के मिलकर चेन्नई में अपना एक लैब खोला था। यह लैब शहर में मशहूर हो गया था। कुछ महीने बाद सुधा और धर्म दोनों ने एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया। वे अनाथालय गए। धर्म ने एक बच्चे को देखा और सुधा ने से पूछा, ये ठीक रहेगा ना? मैं तो एक लड़की चाह रही थी। ठीक है, तुम जैसा कहो वही होगा। अंत में अनाथालय से एक बच्ची को अडॉप्ट करने पर दोनों तैयार हुए। के लिए उन्होंने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर अनुमति ले ली। उस बच्ची को घर लाने से पहले धर्म ने उसका पूरा ब्लड टेस्ट कराने की इच्छा व्यक्त की तो सुधा ने पूछा, इस बच्ची का इतने सारे टेस्ट क्यों कराना चाहते हो? अक्सर अनाथालय में लावारिस या नाजायज बच्चे आते हैं। किसी वैश्या का बच्चा भी हो सकता है जिसमें बुरे रोग की आशंका होती है। बच्ची का सैंपल जिस लैब में भेजा गया वह इहा की लैब थी। सुधा और धर्म दोनों बच्ची की रिपोर्ट लेने लैब में गए। उन्होंने रिसेप्शन पर बैठी महिला से कहा, मुझे अपनी बच्ची के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए। प्लीज़ बच्चे का नाम बताइए, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। आशा पाठक, सुधा बोली। मैम, आपको तो 2 बजे के बाद बुलाया गया था, अभी तो 12 बजे हैं। टेस्ट हो चुके हैं, रिपोर्ट भी तैयार है, इंचार्ज के पास सिग्नेचर के लिए भेजी हुआ है। कुछ समय लगेगा आने में, अभी वे अपने बेटे के साथ व्यस्त हैं। क्या उनका बेटा भी यही काम करता है? नो, वह तो 15-16 साल का होगा। उसने स्कूल बोर्ड की परीक्षा में पूरे स्टेट में टॉप किया है। उनका चैम्बर 2nd फ्लोर पर है। आप इंचार्ज से मेरी बात कराएं, मैं उन्हें बधाई भी दे दूंगा और शायद वे साइन कर चुकी होंगी या जल्दी साइन कर दें। हम लोग काफ़ी देर से आए हैं। रिसेप्शनिस्ट ने लैब इंचार्ज से फ़ोन पर पूछा। मैम, आशा पाठक की रिपोर्ट के लिए उसके पेरेंट्स आए हैं। अगर साइन हो गया हो तो मैं आकर ले लेती हूँ। नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी अभी साइन कर दिया है, खुद लेकर आती हूँ। डैनी को घर भी ड्रॉप कर दूंगी। कुछ मिनटों बाद सीढ़ियों से उतरती हुई इहा रिसेप्शन के पास आई। उसका बेटा डैनी भी साथ में था। उन्हें आता देखकर रिसेप्शनिस्ट बोली, लीजिए आपकी रिपोर्ट लेकर। खुद मैम आ गई। धर्म ने इहा की ओर देखा तो वह आश्चर्य से देखता रहा। उसके पीछे उसका बेटा डैनी था। उसे देखकर सुधा को काफ़ी ताज्जुब हुआ। डैनी की शक्ल धर्म से मिलती थी। इहा को देखकर धर्म बोला, व्हाट इज सरप्राइज, तुम यहाँ? हाँ, मेरी ही लैब है तो मैं यहाँ रहूँगी ही। इसमें सरप्राइज की क्या बात है? आप इन्हें जानते हैं? सुधा ने धर्म से पूछा। हाँ, कभी हम साथ पढ़ते थे और अच्छे दोस्त भी थे। का चेहरा एल्बम में धर्म की बचपन की तस्वीर से हूबहू मिलता था, जिसे सुधा बार बार देख चुकी थी। उसे देखकर सुधा बोली, इनके बच्चे का चेहरा तुमसे काफ़ी मिलता है। यह मात्र संयोग है। कहा जाता है कि एक चेहरे जैसे दुनिया में कम से कम 2 इंसान होते हैं, इहा ने कहा। रिपोर्ट देखकर इहा ने बेटे से कहा, चल, तेरे पापा इंतज़ार कर रहे होंगे, और वह अपने बेटे के साथ चली गई। उसके जाने के बाद सुधा ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या डैनी आपकी मैम का सगा बेटा है? हाँ, उनका अपना बेटा है। मेरी माँ और इनकी मौसी एक ही हॉस्पिटल में नर्स थी और अच्छी सहेली भी। डैनी बाबा की डिलीवरी मेरी माँ ने ही करवाई थी और यह भी कहा था कि इनके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया था। चलो, हमें अब देर हो रही है, धर्म ने कहा। धर्म और सुधा दोनों कार से जा रहे थे। सुधा के मन में रह रहकर रिसेप्शनिस्ट की बात याद आ रही थी। किसी ने इहा को चीट किया है। डैनी का चेहरा धर्म से मिलना और धर्म का अपने टेस्ट से इनकार करना, क्या सभी महज इत्तेफाक ही है? उधर धर्म भी
मन में सोच रहा था, डैनी मेरा बेटा होते हुए भी जेम्स का बेटा कहलाता है और उसका नाम रोशन कर रहा है। काश मैंने उसे अपनाया होता तो मुझे किसी अन्य बच्चे को गोद लेने की नौबत नहीं आती और डैनी आज मेरा नाम रोशन कर रहा होता।